हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी तक अपन मानव भूगोल के पहले चैप्टर को मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, आज उससे आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास के अंतर्गत अपन स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं कि मानव भूगोल का विकास जो है वो कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। कब हुआ? 18वीं शताब्दी। वैसे 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास माना जाता है। वैसे किसी पर्टिकुलर विषय का या पर्टिकुलर एक ब्रांच का विकास कुछ एक ही समय में हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विकास का क्रम अपन जब से इस विकास के क्रम को समझने का प्रयास करेंगे तो इस विकास के क्रम का जो इतिहास है वो मानव के अतीत से जुड़ा हुआ है। जब से मानव का विकास हुआ, जब से मानव इस संपूर्ण पृथ्वी पर अवतरित होकर के और संपूर्ण पर्यावरण के साथ में अन्योन्य क्रिया करना प्रारंभ किया, उसी समय से मानव भूगोल का विकास क्रम माना जा सकता है। वैसे मानव भूगोल का जो व्यवस्थित एक ब्रांच के रूप में विकास हुआ था वो 18वीं सदी में हुआ था। मानव अपने विकास क्रम में किस किस प्रकार से आगे बढ़ा और किस किस प्रकार से प्राकृतिक इन क्रियाओं या घटनाक्रमों या तथ्यों के साथ में अपना समायोजन बिठाया, उसको लेकर के मानव भूगोल के विकास को अपन 3 चरणों में पढ़ सकते हैं। जिसमें पहला है, अलग अलग काल के हिसाब से बात करें तो प्राचीन काल। पहला कौन सा है? प्राचीन काल। दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। 3 कालखंडों में संपूर्ण मानव भूगोल के विकास के इतिहास को जो है वो विभाजित करके और अपने 12th के इस चैप्टर में बताया गया है, जिसमें प्राचीन काल की बात आज अपन करेंगे कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास क्रम किस प्रकार से चला। अब देखो, प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में मतलब मानव के प्रारंभिक समय में अपन देखें तो उस समय मानव जो है वो संपूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करता था। उस समय तकनीकी ज्ञान का अभाव था। तकनीकी ज्ञान या तकनीकी स्तर की बात करें तो तकनीकी स्तर बिल्कुल शून्य था। उस समय तकनीकी ज्ञान नहीं होने की वजह से मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर करता था और प्रकृति की पूजा करता था। मतलब अपन कह सकते हैं कि प्राचीन काल में चारों ओर प्राकृतिक वातावरण था। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण। ये कब था? प्राचीन काल में। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण का जो माहौल था वो कब था? प्राचीन काल में। मतलब कि जो कुछ भी था प्रकृति ही थी, और हालांकि प्रकृति के साथ में मानव विभिन्न प्रकार से समायोजित होकर के और निवास कर रहा था, लेकिन उस समय तकनीकी ज्ञान का अभाव होने की वजह से, विभिन्न प्रकार के अन्वेषण और खोजों का अभाव होने की वजह से मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर करता था। और माहौल कैसा था? चारों ओर प्राकृतिक वातावरण का। अब ये स्थितियाँ कहाँ थी वो देखें तो पूरे विश्व के संदर्भ में अपने भारत का पड़ोसी चीन, मिस्र, यूनान और रोम, इन देशों में प्राकृतिक वातावरण के साथ में मानव की प्राकृतिक वातावरण के ऊपर निर्भर रहने की स्थितियां देखने को मिलती थी। तो कौन कौन से देशों में इसका विकास माना गया है प्राचीन काल में? भारत का पड़ोसी कौन? चीन, मिस्र, फिर यूनान और रोम। इनके बारे में या इन देशों के बारे में पढ़ने को मिलता है कि उस समय प्राचीन काल में इन देशों में प्राकृतिक जो माहौल है वो मानव और प्रकृति के समायोजन का देखने को मिलता है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में प्राचीन काल में मानव क्या करता था? मानव प्रकृति की पूजा करता था। अब प्रकृति में कौन कौन? जैसे सूर्य के साथ अग्नि, वायु, जल, वर्षा, इन सब की मानव क्या करता था? पूजा करता था। मतलब प्रकृति को ही सब कुछ मानता था। तो प्राचीन काल में क्या हुआ? प्राचीन काल में प्रकृति को पूजा जाता था। जैसे सूर्य,
अग्नि, जल, वर्षा आदि की पूजा की जाती थी। अब देखिए आप, सूर्य, अग्नि, जल, वर्षा आदि की पूजा करना, मतलब मानव क्या था? प्रकृति को पूजता था, प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानता था, प्रकृति पर ही निर्भर करता था। जो कुछ भी है प्रकृति है, जो कुछ भी अपने को प्रस्तुत किया जा रहा है या दिया जा रहा है वो प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त है। मानव अपनी सूझबूझ से प्राचीन काल में इस प्रकार से कुछ भी नहीं करता। अब यहाँ पर अपन समझ ये रहे हैं कि प्राचीन काल में मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर करता था, प्रकृति के साथ में उसका समायोजन था। इसका मतलब प्रकृति और मानव का अध्ययन होना बहुत जरूरी था। हाँ, वो अलग बात है कि उस समय मानव भूगोल एक विषय के रूप में उभर करके सामने नहीं आया था, लेकिन मानव और प्राकृतिक वातावरण का या प्राकृतिक तथ्यों का प्राचीन काल से ही समायोजन चल रहा है। ये प्राचीन काल के भूगोलवेता बताते हैं। अब देखिए, इस समय एक भूगोलवेता हुए जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। और एक थे अनेक्सिमेंडर। नाम आपने जो सुने हुए होंगे, थेल्स व अनेक्सिमेंडर। थेल्स और अनेक्सिमेंडर ये दोनों के दोनों, थेल्स गणितज्ञ थे, अनेक्सिमेंडर जिन्होंने आपने पढ़ा हो 11th में पढ़ा होगा, ये इन्होंने मानचित्र का सर्वप्रथम जो निर्माण किया था वो अनेक्सिमेंडर है। थेल्स गणितज्ञ थे और ये यूनान के थे। थेल्स और अनेक्सिमेंडर ये बताते हैं कि भाई जलवायु और वनस्पति का मानव पर प्रभाव पड़ता है। ये आपके इस 12th की बुक में इन्होंने बताया कि भाई मानव जो है वो जलवायु और वनस्पति से क्या होता है? प्रभावित होता है। अब देखिए, जैसी जलवायु होगी उसी के अनुकूल हमेशा मानव निवास करेगा। अनुकूल जलवायु होगी तो ही वहां पर निवास करेगा। प्रतिकूल स्थितियों में मानव उस पर्टिकुलर भौगोलिक स्वरूप को छोड़ करके अन्य स्थानों पर पलायन करता है। वनस्पति का भी मानव पर प्रभाव पड़ता है। ये कौन कहते हैं? थेल्स और एनेक्सिमेंडर। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मानव पर जलवायु व वनस्पति का प्रभाव रहता है। यह समझाने का प्रयास किया किसने? थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने। अब देखो, थेल्स और एनेक्सिमेंडर के पश्चात अपन प्राचीन काल में एक और विद्वान को पढ़ते हैं जिसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। ये नाम तो आपने सबने सुना हुआ होगा, अरस्तु एक जिनको बायोलॉजी का जनक भी माना जाता है। आप इतिहास में भी इनका जिक्र एरिस्टोटल के रूप में पढ़ेंगे और पॉलिटिकल में भी अरस्तु को पढ़ते हैं अपन, और अपने भूगोल में भी इस अरस्तु का जो है वो एक विशेष मानव भूगोल के ऊपर मानव और प्रकृति के समायोजन को लेकर के इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की थी और बताया था। इन्होंने ये बताया, अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु ये कहते हैं कि प्रकृति का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता। देखिए, अरस्तु कहते हैं कि ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले लोग, ध्रुवीय क्षेत्रों में वगैरह ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले लोग कैसे होते हैं? बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन उनमें चिंतन करने की जो शक्ति होती है वो कम होती है। मतलब वो चिंतनशील नहीं होते हैं, उसमें वो कमजोर होते हैं, लेकिन बहादुरी में आगे होते हैं। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। इन्होंने कहा कि ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले लोग बहुत ही बहादुर होते हैं, जबकि चिंतन करने की प्रवृत्ति या चिंतनशील जो शक्ति है वो उनमें इतनी नहीं होती है, उससे वो कमजोर होते हैं। जबकि गर्म प्रदेशों में, यहाँ मध्य अपन एशिया की बात करें या एशिया के दक्षिणी पोर्शंस की बात करें या जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात करें, तो कि गर्म प्रदेशों में निवास करने वाले लोग जो हैं वो कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं। सुस्त का मतलब क्या? आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन चिंतन करने की जो शक्ति होती है वो उनमें बहुत ही अधिक होती है। कहाँ पर? गर्म प्रदेशों में। तो ये गर्म और ठंडा किसका प्रभाव पड़ा? जलवायु का, प्रकृति का। अब गर्म जलवायु का होना, ठंडी जलवायु का होना, ये संपूर्ण प्रकार की चीजें किसके ऊपर निर्भर करती है?
प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब अरस्तु ये कहते हैं कि प्राकृतिक स्वरूप या वनस्पति और जलवायु जो है वो मानव के स्वरूप को प्रभावित करती है, इससे मानव का जीवन भी प्रभावित होता है। तो अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले या ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाला मानव बहादुर व चिंतन में कमजोर होता है, जबकि गर्म प्रदेशों में निवास करने वाला मानव कैसा होता है? सुस्त होता है, सुस्त व चिंतनशील होता है। चिंतनशील होता है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं अरस्तु। अरस्तु का मानना है कि ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाला मानव जो है वो कैसा होता है? बहादुर होता है ना, और चिंतन करने में कमजोर होता है, उनमें चिंतनशीलता की शक्ति नहीं होती है। जबकि गर्म प्रदेशों में निवास करने वाला मानव जो है वो सुस्त होता है, और सुस्त होने के साथ साथ चिंतनशील होता है, मतलब सोचने की शक्ति उनकी अधिक होती है। अब ये कौन कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। अब अरस्तु के हिसाब से अपन देखें तो मानव और प्राकृतिक स्वरूप जो है वो प्राचीन काल से ही एक दूसरे के साथ में समायोजित या आपस में अंतर संबंधित है। अब इसके बाद में एक नाम आता है हेरोडोटस का। हेरोडोटस, ये नाम भी आपने सुना हुआ है। हेरोडोटस जो इतिहास के जनक कहलाते हैं, और मानव अपने भूगोल में भी इनको ऐतिहासिक भूगोल का जनक माना जाता है। किसको? हेरोडोटस को। अब हेरोडोटस क्या कहते हैं? हेरोडोटस ये कहते हैं कि भाई घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करते हैं, या विभिन्न प्रकार के अन्य कारणों से, वो कृषि के लिए भी कर सकते हैं, पशुपालन के लिए भी कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कारणों से कर सकते हैं। अब जो घुमक्कड़ करने वाले घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो, और एक ऐसे लोग होते हैं जो कृषि करते हैं, किसान होते हैं और स्थायी रहते हैं। एक तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं और एक स्थायी रहने वाले लोग हैं। इन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोगों पे और स्थायी दोनों ही प्रकार की स्थितियों में रहने वाले लोगों पर प्रकृति का प्रभाव या जलवायु का प्रभाव पड़ता है। अब ये जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे यदि गमन करेंगे तो उसका कारण क्या होगा? जलवायु होगा। देखिए विभिन्न प्रकार के जलवायु, जैसे गर्म जलवायु जब होती है उस समय पशुपालन करने वाले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे ठंडे प्रदेशों की ओर, देखो ठंडे प्रदेशों की ओर गमन करते हैं, और शीतकाल में ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर पशुपालन करने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का स्वरूप जो है वो किसके आधार पर निर्मित हुआ? जलवायु के आधार पर निर्मित हुआ। अब जलवायु प्राकृतिक स्रोत है, मतलब प्रकृति और मानव के बीच में इस प्रकार का संबंध प्राचीन काल से ही रहा है। तो इन्होंने क्या बताया कि घुमक्कड़ और स्थायी कृषि करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों पर, इन लोगों की जो इस प्रकार का काम करने वाली जो लोगों की जातियां हैं, इनके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि घुमक्कड़ व स्थायी कृषि करने वाली जातियों, कृषि करने वाली जातियों का वातावरण के साथ समायोजन। अब देखिए
घुमक्कड़ व स्थायी कृषि करने वाली जातियों का वातावरण के साथ में समझ कब से है? प्राचीन काल से। ये देखने को प्राचीन काल से ही मिलता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्राचीन काल में भूगोलवेता और आए जिनका नाम है स्ट्रेबो। क्या नाम है? स्ट्रेबो। देखिए स्ट्रेबो क्या कहते हैं? स्ट्रेबो ने यही कहा, स्ट्रेबो ने क्या कहा? मानव और उसके विकास के लिए उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, मानव अपने विकास क्रम में आगे बढ़ने के लिए प्रकृति से प्रभावित होता है और प्रकृति का प्रभाव उसके ऊपर हमेशा पड़ा है। यह किसने कहा? स्ट्रेबो ने कहा। तो स्ट्रेबो ने क्या कहा? मानव एवं उसके विकास पर वातावरण, मानव एवं उसके विकास पर वातावरण समायोजन का प्रभाव पड़ता है। किसने कहा? स्ट्रेबो ने कहा। तो प्राचीन काल में अपन ने क्या क्या पढ़ा? प्राचीन काल में अपन देखें तो चारों ओर क्या था? प्राकृतिक वातावरण था। चारों ओर जो कुछ भी देखने को मिलता था वो प्रकृति ही प्रकृति थी। अब ये स्थितियां कहाँ कहाँ देखने को मिली कि कहाँ कहाँ इसका ये स्वरूप पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है? तो उस समय भारत का पड़ोसी चीन, मिस्र, यूनान, रोम आदि देशों में इस प्रकार से प्राकृतिक माहौल देखने को मिलता था। अब उस प्राकृतिक माहौल में क्या क्या होता था या प्रकृति का किस प्रकार से मानव के साथ में संबंध था? तो मानव प्रकृति क्या करता था? पूजा करता था। अब देखिए सूर्य की, अग्नि की, वैसे देखा जाए तो आज भी प्रकृति की पूजा अपने देश में होती है और प्राचीन काल में भी होती थी। तो ये प्राचीन काल से चलती हुई आ रही इस प्रकार का घटनाक्रम है। तो उस समय सूर्य है, अग्नि है, जल है, वर्षा है आदि को पूजन के रूप में या पूजा करके उनको पूजन किया जाता था। थेल्स और एनेक्सिमेंडर प्राचीन काल के ऐसे भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव पर जलवायु व वनस्पति का प्रभाव बताया। इन्होंने कहा कि जलवायु का और वनस्पति का मानव पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अपन ने महत्वपूर्ण बात की अरस्तु की। अरस्तु ये कहते हैं कि मानव जलवायु से प्रभावित होता है। जैसे कि ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले लोग कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं लेकिन चिंतनशील नहीं होते हैं। जबकि गर्म प्रदेशों में निवास करने वाले लोग जो हैं वो कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं, लेकिन सुस्त होने के साथ साथ, आलसी होने के साथ साथ वो चिंतनशील होते हैं। सोचने की तर्क जो शक्ति है वो उनमें बहुत ही अधिक होती है। इसके अलावा अपन ने बात की हेरोडोटस की। तो हेरोडोटस ये कहते हैं कि घुमक्कड़ और स्थायी कृषि करने वाली जातियां हैं उनके ऊपर वातावरण के समायोजन का प्रभाव पड़ता है। हमेशा घुमक्कड़ प्रवृत्ति जो है वो वातावरण की वजह से ही होती है। यदि स्थायी भी कोई कृषि करता है या स्थायी भी इंसान रह करके कोई काम करता है तो उसके ऊपर भी कारण क्या होता है? जलवायु होता है। इसलिए जलवायु का मानव पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ अपन ने बात की स्ट्रेबो की। स्ट्रेबो ने कहा कि मानव और उसके विकास पर जो है वो वातावरण समायोजन का प्रभाव पड़ता है। मानव संपूर्ण रूप से अपना विकास करने के लिए किसके ऊपर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आज अपन ने मानव भूगोल के विकास के अंतर्गत प्राचीन काल को पढ़ा। इससे आगे दूसरा जो है वो है मध्यकाल। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं और इसमें छोटे छोटे काफ़ी सवाल बन रहे हैं जो है मानव भूगोल प्राचीन काल में कौन कौन से देशों में इसका जो माहौल था वो है। दूसरा है किस किस की पूजा की जाती थी। थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने मानव भूगोल के बारे में प्राचीन काल में क्या कहा है, अरस्तु ने क्या कहा है, हेरोडोटस ने क्या कहा है, इसको लेकर के काफ़ी छोटे छोटे सवाल बनते हैं। आप इसको नोट आउट कर लें। इसके बाद में प्राचीन काल के पश्चात अपन मध्यकाल को इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।